अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथ 202 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम MCQs यानी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं फ़िलहाल। इसी तरह से मैं आपकी हो सकता है ऑब्जेक्टिव की टू पार्ट्स हों। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इसके 2 पार्ट्स बना दूँगी और जो सब्जेक्टिव है उसका भी एक पार्ट होगा। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसमें आपको हर MCQ में जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी इंशाल्लाह समझाने हैं। तो जो लोग अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं वो तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन जो अगर ये सोचते हैं कि मिस जो है साथ इधर उधर की बातें बताने लग गई हैं, सिर्फ हमें MCQs बता दें कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो वो वीडियो अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं अभी से ही, क्योंकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ P इज़ इक्वल टू इट इज़ रेनिंग एंड Q इज़ इक्वल टू शी विल गो टू कॉलेज। आपको दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपसे कहा गया है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो क्या होगी। इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज। इट इज़ रेनिंग, तो इट इज़ रेनिंग तो हमें ऊपर P दिया हुआ है ना, तो यानी इसकी जगह तो आ गया P, ये P है। ठीक है, एंड को हम इस तरह से हैट के साथ शो करते हैं। शी विल गो टू कॉलेज P है, शी विल नॉट गो टू कॉलेज यानी उसका उलट आ गया ना। अगर वो कॉलेज जाती है तो उसको Q से शो करना है, अगर नहीं जाती तो उसको नॉट Q से यानी नेगेशन Q से हम शो करते हैं। तो P एंड नेगेशन Q, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इनके सिंबल्स बता देती हूँ। जो नेगेशन होता है ना उसको हम यूँ नॉट के लिए शो करते हैं। जो एंड होता है उसको हम इस तरह से हैट बना देते हैं और जो और होता है उसको हम इस तरह से V की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन देयर शुड बी। जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना उसमें कोई लूप नहीं होना चाहिए एनी पॉइंट पे। यानी आपके पास एक रिलेशन है, फॉर एग्जांपल 1 2 3। लूप का मतलब है कि ये 1 का 1 के साथ ही रिलेशन बना हुआ होगा। ठीक है, 1 का अगर 2 के साथ बना हुआ है और 1 का अगेन 1 के साथ, तो ये इसे हम कहते हैं लूप, कि इस नंबर का अपने साथ ही एक रिलेशन बना हो, तो उसे हम कहते हैं लूप। और जो इररिफ्लेक्सिव होता है ना उसके अंदर कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विथ 3 एलिमेंट्स टू अ सेट विथ 2 एलिमेंट्स। ये जो फर्स्ट होता है इसको हम कहते हैं M, और जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं N। और जो फॉर्मूला होता है ना वो आपके पास होता है N पावर M, यानी सेकंड को आपने बेस बनाना होता है और जो फर्स्ट नंबर है वो उसकी पावर में चला जाता है। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे 2 है और उसकी जो पावर होगी वो 3 होगी, तो 2 पावर 3 यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाता है। यानी अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसके एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में 2 एलिमेंट हैं, तो उनके टोटल फंक्शंस जो हैं वो 2 पावर 3 यानी 8 बनेंगे। नेक्स्ट है, इफ अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर m डिनोट्स सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन द सेट इज। अगर आपके पास एक सेट है जिसमें आपको m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स गिवन हैं और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है, तो ये जो सेट होगा ये फाइनाइट होगा। फाइनाइट वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया ना कि m डिस्टिंक्ट हैं, यानी उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली का मतलब है कि इतने फिक्स हैं, इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। तो इनफाइनाइट वो होता है जिसमें बहुत सारे हों जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है, लेट f एंड g बी द फंक्शन डिफाइंड बाय। f और g दो फंक्शंस हैं और उनको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, यानी हमारे पास दो फंक्शंस f ऑफ x और g ऑफ x की फॉर्म में गिवन है। देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g, कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं, f o g, यानी आपने f एंड g की कंपोजिशन लेनी है ना, तो आपने f o g यानी पहले फंक्शन f ऑफ x आएगा फिर अंदर g ऑफ x आएगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि आपने ना अंदर क्या करना है, पहले f आ रहा है तो f ऑफ x लिखना है। f ऑफ x क्या है हमारे पास, 2x + 3, वो लिखें। फिर इस x की जगह पे आपने g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो g ऑफ x जो है वो इक्वल है 3x + 2 के, तो इस x की जगह पे आ जाएगा 3x + 2, ये बाहर वाला 3 एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 = 6x + 2 2 = 4 + 3 6x + 7। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन रही है थर्ड। लेट f इज़ डिफाइंड रिकर्सिवली
बाय एफ ऑफ 0 गिवन है, एफ ऑफ n प्लस 1 गिवन है और एफ ऑफ 2 हमने फाइंड करना है। तो देखें एफ ऑफ इस n की जगह ये वाला जो फंक्शन है इसको अगर हम यूज़ करें, एक दफ़ा हम n की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो इस n की जगह 0 पुट करने से 0 प्लस 1 ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू इस n की जगह भी 0 आ जाएगा तो 2 एफ ऑफ 0 प्लस ये वाला 2 एज इट इज़। तो एफ ऑफ 0 की जगह ना आप उसकी वैल्यू पुट कर दें जो हमें ऊपर दी हुई है 3, तो इस एफ ऑफ 0 की जगह 3 आ जाएगा प्लस 2, तो 2 3 आर 6 प्लस 2 तो ये 8 आ गया एफ ऑफ 1 की वैल्यू। अब हमने निकालना है एफ ऑफ 2, तो एक दफ़ा हमने n को 0 पुट किया तो 1 आया, अब हम n को 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 आएगा। कैसे? इस n की जगह 1 आएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 इंटू एफ, इस n की जगह भी 1 आ जाएगा प्लस 2। तो अब आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट करें जो कि हमने ऊपर यहाँ पे निकाली थी 8, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 2, 2 8 आर 16 प्लस 2 दैट इज़ 18। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट बन रहा है। इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 और 11 इज़, यानी आप एक पेयर ऑफ डाइस का मतलब है कि आप 2 पेयर्स को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब देखें ये थोड़ा सा ना डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसको आप इग्नोर करें, तो हम इसे अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, पहले तो आपने सैम्पल स्पेस लिखनी है। सैम्पल स्पेस में क्या होगा कि जब आप 2 डाइस थ्रो करते हैं ना तो क्या हो सकता है, या तो दोनों पे 1 आ सकता है, या ये हो सकता है कि पहले पे 1 आए और दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले दाने पे 1 और दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 1 और दूसरे पे 4 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 5 आ सकता है, या पहले पे 1 और दूसरे पे 6 आ सकता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि पहले पे 2 आए और दूसरे पे 1 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे भी 2 आ जाए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 2 आए और दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 5 और पहले पे 2 दूसरे पे 6, ठीक है। यहाँ पे नोट करें हमने पहले 1 के साथ सारे नंबर्स लिखे हैं, अब 2 के साथ, इसी तरह से हम 3 के साथ भी लिख लेंगे। 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। इसी तरह से अब हमने 4 के साथ लिख लेने हैं। 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह से 5 के साथ पहले 1, फिर 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 4 5 5 5 6, इसी तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है जी। ये हमारी सैम्पल स्पेस बनी है, यानी अगर हम 2 डाइस रोल करते हैं ना एक साथ तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब ये टोटल जो है ना ये बन रही है 36, तो हम कह सकते हैं कि n ऑफ s जो है वो हमारे पास टोटल 36 है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे उन्होंने कहा था कि ऐसे आपने पेयर्स लेने हैं जिनका टोटल यानी जिनका सम या तो 5 आता है या 11 आता है। तो पहले हम 5 वाले को इवेंट A कह देते हैं और जो 11 वाला है उसको हम इवेंट B कह देते हैं। तो A के अंदर कितने सेट आएंगे, यानी जिनको ऐड करके 5 आंसर आ रहा है। तो कौन कौन से ऐसे डिजिट्स हैं पेयर्स हैं जिनको ऐड करके आंसर 5 आता है। इनको 1 और 4 को ऐड करें तो 5 आ जाएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। यानी टोटल 4 पेयर्स हैं इस सारे सेट के अंदर। तो n ऑफ A 4 आ गया। इस तरह से B हमने 11 वाले को कहा है, तो 11 किन किन को ऐड करके आता है। तो 11 हमारे पास यहाँ पे 2 आपके पास सिर्फ आएंगे, एक 5 और 6 को ऐड करके 11 आता है और एक 6 और 5 को ऐड करके 11 आता है। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई जी 2। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल लेनी है, इसी तरह से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालने का, प्रोबेबिलिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ A ओवर n ऑफ S। तो n ऑफ A हमारे पास 4 है, n ऑफ S 6 है। इसी तरह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, n ऑफ B ओवर n ऑफ S दैट इज इक्वल टू 2 ओवर 6। अब हमने देखें और रिलेशन दिया हुआ था, और जो होता है ना उसमें आपने एडिशन करनी होती है। अगर यहाँ पे एंड लिखा हुआ था तो आपने मल्टीप्लाई करना था। तो और का मतलब है कि P ऑफ A को प्लस कर देना है आपने P ऑफ B के साथ। तो P ऑफ A हमने निकाली 4/6
सॉरी ये मैंने 6 लिख दिया है, 36 है एन ऑफ एस, सॉरी एन ऑफ एस की जगह 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/36 ए की प्रोबेबिलिटी आ गई और बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36। जब आप इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके, बेसिस तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर 4 + 2 ये आ जाएगा 6/36 और कटिंग करने के बाद 1/6 आंसर आता है सी ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए डिटेल से करवा दिया क्योंकि अक्सर ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह के पूछे जाते हैं स्टेटमेंट्स, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ डाई इज रोल्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 4। अगर आप डाई रोल करते हैं तो डाई रोल करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या होगी आपके पास, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 और 6। डाई समझते हैं ना, लूडो का दाना जो होता है, ऊपर भी हमने वही किया कि लूडो के दाने जो आप 2 एक साथ फेंकते हैं तो इतनी आउटपुट्स आ सकती हैं, लेकिन जब एक फेंकेंगे 8 डाई का मतलब है कि एक दाना सिर्फ यूज़ करना है आपने, तो आपके पास ये 6 नंबर आ सकते हैं कि या तो 1 आ सकता है उस पर, या 2 या 3 4 5 या 6। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि नंबर जो है वो 4 से बड़ा आना चाहिए। तो एन ऑफ एस तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस 6 आ गया। अब इवेंट लेना है हमने एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4, यानी 4 खुद इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ तो लिखा होता है ना इक्वल और ग्रेटर देन, तो 4 को भी हम इसमें इंक्लूड करते। अब इक्वल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 सिर्फ 2 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 5 और 6, तो एन ऑफ ए 2 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए वही फॉर्मूला, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो वो आ जाएगा 2/6 विच इज़ 1/3। तो ये ए ऑप्शन यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, कि 3 कॉइन आप जब टॉस करते हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने निकालनी है नंबर ऑफ हेड्स की, कि हेड्स कितनी दफ़ा आ सकता है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, ई ऑफ एक्स, यानी एक्स की अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो पहले तो आपको इसके ना सैम्पल स्पेस पता होनी चाहिए कि जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटपुट्स आ सकती हैं। तो देखें जी, हमारे पास या तो तीनों दफ़ा टेल आ सकता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 2 दफ़ा टेल और 1 दफ़ा हेड आ सकता है, या एक टेल 1 हेड और 1 टेल आ सकता है, या 1 हेड और 2 टेल्स आ सकती हैं, हेड टेल हेड आ सकता है, इस तरह से हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड हेड और हेड, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। टोटल 8 होंगी, ठीक है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3, तो 8, तो टोटल 8 आपके पास आउटपुट्स आएंगी। ये आपके पास सैम्पल स्पेस हो गई, ठीक हो गया। टोटल कितना है, ये 8 है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है x0 f ऑफ x0 प्लस x1 f ऑफ x1, इसी तरह से x2 f ऑफ x2 प्लस x3 f ऑफ x3, ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब x0 का मतलब है कि आपके पास ना कोई हेड नहीं है, ये ज़ीरो है, ठीक है, यानी x तो हम ज़ीरो हेड को ले रहे हैं ना, कि हमारे पास हेड कितने हैं, यहाँ नॉट का मतलब है ज़ीरो, यानी जब कोई हेड नहीं आ रहा तो x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें से कितने फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें कोई हेड नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं आ रहा, यानी 8 में से एक ऐसा है, तो हम उसको 1/8 लिख लेते हैं। प्लस x1 का मतलब है कि जिनमें एक हेड आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। f ऑफ x1, यानी ऐसे आपने इनमें से चूज़ करने हैं जिनमें हेड एक दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ एक दफ़ा आ रहा है और यहाँ एक दफ़ा आ रहा है, तो 3 नंबर हैं ऐसे, तो हम 8 में से 3 हैं तो 3/8 लिख देंगे। प्लस x2, इसका मतलब है कि 2 हेड कब आ रहे हैं, तो 2 हेड हमारे पास यहाँ पे इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 2 हेड यहाँ पे नहीं है, तो आपने यहाँ पे भी क्या लिख देना है, इसी तरह से कि 8 में से 2। इसी तरह से x3 के लिए भी आपने देख लेना है, तो जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। इसी तरह से इनको भी आगे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर सबको ऐड करके आपने आंसर निकालना है, वो हमारे पास बनेगा 12/8, दैट इज़ इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन रही है।
उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। इसके लिए आपने ना हैमिल्टोनियन सर्किट निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? हैमिल्टोनियन सर्किट बेसिकली होता क्या है, जिसके अंदर हर वर्टेक्स जो है ना वो कम से कम एक दफ़ा लाजमी विजिट हुआ हो। कोई भी वर्टेक्स ऐसा ना हो, ये वर्टेक्स क्या होता है, ये कॉर्नर्स जो आपको दिए हुए हैं ABCD, हर किसी को आपने एक दफ़ा लाजमी विजिट कराना है इस सर्किट के अंदर। तो पहले में तो देखें यहाँ पे ABCDEFGH है, ठीक है। तो सर्किट का मतलब है कि ABCDEFGH तक जाके आपने वापस A तक आना है, यानी जिस नंबर से आप शुरू करते हैं ना उसी पे आपने एंड भी करना होता है। एक पूरा साइकिल कंप्लीट, एक पूरा सर्किट कंप्लीट करके आना होता है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एंड पे स्टार्ट A से किया था तो A पे एंड नहीं हुआ। ये A से स्टार्ट है और A पे एंड है, लेकिन अंदर A B और C भी मिसिंग है, D भी मिसिंग है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने C और D को इंक्लूड नहीं किया, जबकि हैमिल्टोनियन जो होता है उसके अंदर हर वर्टेक्स का शामिल होना ज़रूरी है। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा, ABCDEFGH और वापस A, यानी A से B गए, फिर C, फिर D, फिर E, F, फिर G, H और A, यानी सारे वर्टेक्स को घूमते घुमाते हम वापस A पे आ गए हैं। अच्छा जी, लेट n and d बी इंटीजर्स एंड d इज नॉट इक्वल टू 0, देन n इज डिविजिबल बाय d और d डिवाइड्स n इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या मतलब है इस बात का कि आपने यहाँ से एक ऐसा एक्सप्रेशन चूज करना है जो इस स्टेटमेंट के साथ मैच करता हो, n इज डिविजिबल बाय d। यहाँ पे ना मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर अच्छी समझ आएगी। n एक ऐसा नंबर है जो d पे डिवाइड होता है, तो हम लेट कर लेते हैं कि n 8 है और वो 2 पे डिवाइड होता है, तो d की वैल्यू 2 हो गई। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 8 इज इक्वल टू 2 को आप किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 8 आए, तो वो नंबर यहाँ पे क्या है? 4। यानी आप ये जो n होता है और इधर d होता है, तो आप d को किसी ना किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिससे आंसर n आए। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक बन रही है। n और d दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक नंबर दूसरे पे डिवाइड हो रहा है तो वो इक्वल नहीं होगा, ये हम रॉन्ग कहेंगे। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 भी नहीं आ सकता, जैसे इन दोनों को देखें मल्टीप्लाई करके आंसर 1 तो नहीं आ सकता, तो ये हमारे लिए करेक्ट है। अच्छा जी, वैसे वीडियो अभी तक आपको लाइक कर देनी चाहिए थी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो काइंडली 1-2 सेकंड लगा के चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, यकीन माने बिल्कुल फ्री है लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर मस्ट बी एन इर्रेशनल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि 2 इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करने से आंसर भी इर्रेशनल आना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप 2 इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी इर्रेशनल ही आए। जैसे अच्छा, पहले तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इर्रेशनल होता क्या है। ये अक्सर छोटी क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हमारे टीचर्स, मेरे टीचर्स ने तो खैर एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि टीचर्स जो है ना वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो हमारे टीचर्स ने भी किया था, लेकिन उस तरह से हमें नहीं बताया गया था कि इर्रेशनल क्या होता है। तो ये अभी तक कन्फ्यूजन थी जब तक मैंने टीचिंग स्टार्ट की है। तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा वो गूगल से देख देख के और फिर मुझे समझ आई कि अच्छा जी इर्रेशनल क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हों। एक तो वो नॉन रिकरिंग हो और दूसरा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिस नंबर के अंदर ये 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो इर्रेशनल होगा। अब रिकरिंग और टर्मिनेटिंग का भी अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसको आप डिवाइड करें ना, जैसे 4/5 है, इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट्स में आंसर आएगा 0.8। तो पॉइंट के बाद अगर आंसर स्टॉप हो जाता है तो इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद आंसर स्टॉप नहीं होता, जैसे 10/3 है, इसका आप देखें तो आंसर 3.3333 और ये चलता जाता है, यानी ये कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद आंसर कहीं भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीट ना हो रहे हों, जैसे 0.333 रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिकरिंग है, हमें नॉन रिकरिंग चाहिए। तो ये नंबर जो है ये इर्रेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, एक तो खसूसियत इसकी वो शो कर रहा है, एक प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, सेटिस्फाई कर रहा है उसको, लेकिन दूसरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दोनों का पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इर्रेशनल वो नंबर होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं,
ऐसा नंबर लेते हैं जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और दूसरा नॉन रिकरिंग हो। तो आज के बाद आपसे कहीं भी पूछा जाए इर्रेशनल नंबर के बारे में तो आपने जस्ट पॉइंट्स में उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। कोई भी नंबर दिया हुआ है आप कैलकुलेटर से उसकी पॉइंट्स में वैल्यू निकालें। आपको √3 दिया हुआ है, आप कैलकुलेटर से उसकी पॉइंट्स में वैल्यू निकालें, ठीक है। √10 गिवन है, जो भी नंबर है आपने पॉइंट्स में वैल्यू निकालनी है और देखना है कि क्या उसका आंसर स्टॉप नहीं हो रहा और क्या उसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं हो रही। ये दोनों चीज़ें होंगी तो नंबर इर्रेशनल होगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो इर्रेशनल नंबर्स को आप ऐड करें तो आंसर इर्रेशनल आना चाहिए, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ 6 - 7/2, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसमें आप प्लस कर दें एक और इर्रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 6 + 7/2। सम का मतलब ये है ना कि आपने इनको ऐड कर दिया। तो अब देखें ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ कैंसिल, 6 + 6 यहाँ पे 12 आ गया। तो ये तो रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करके आंसर रैशनल आ गया। तो स्टेटमेंट हमारी जो है वो फॉल्स हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, द स्क्वायर ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इर्रेशनल, द स्क्वायर रूट ऑफ। तो ये बात ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर जो होता है ना उसका जब आप अंडर लेते हैं तो आंसर हमेशा आपका एक तो नॉन स्टॉप आता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग आता है और दूसरा नॉन रिकरिंग आता है यानी उसमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रही होती। इसका मतलब है वो इर्रेशनल होगा, ठीक है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर उसके बाद 19, देन 23, इस तरह से ये नंबर्स चलते जाते हैं। जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर अंडर के नीचे आ जाता है तो वो इर्रेशनल होता है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 27 एंड 72 इज़, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा? तो कॉमन डिवाइज़र कैसे फाइंड करते हैं? हमने क्या करना है, 72 को डिवाइड कर देना है इस 27 पे, ठीक है। तो 27 पे जब आप डिवाइड करेंगे 27 2s आर यहाँ पे हो जाता है 54 और इनको जब आप माइनस करें तो आंसर 18 आता है। तो ये छोटा नंबर आ गया ना। अब आपने क्या करना है, ये 27 को अंदर रखना है और 18 पे डिवाइड करना है, यानी जो पहले बाहर था वो अंदर चला जाएगा, जो रिमाइंडर आया उस पर डिवाइड करना है। तो 18 1s आर 18 और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आंसर 9 बचेगा। अब ये फिर छोटा हो गया उससे, तो अब ये वाला जो बाहर था 18 वो अंदर आ जाएगा और जो 9 पहले यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा वो बाहर आ जाएगा। तो 9 2s आर 18, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। तो एंड पे हमने जिस नंबर के साथ डिवाइड किया था ना वो वाला नंबर हमारा GCD होता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। तो 9 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। एक और भी ये मेथड होता है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला सब्जेक्टिव पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इफ़ T इज़ अ फुल बाइनरी ट्री एंड हैज़ 5 इंटरनल वर्टिसेस देन द टोटल वर्टिसेस ऑफ T आर। एक T आपके पास बाइनरी ट्री है और आपने उसके वर्टिसेस बताने हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस जो होते हैं ना वो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2k + 1। तो k यहाँ पे वर्टिसेस होंगे, ठीक है। तो 2 × 5 + 1, 5 2s आर 10 + 1 11 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। सपोज दैट अ कनेक्टेड पोलर सिंपल ग्राफ हैज़ 30 एजेस इफ़ अ प्लेन ड्राइंग ऑफ इट्स ग्राफ हैज़ 20 फेसेस। एजेस का मतलब है E की वैल्यू 30 दी हुई है, ठीक है। फेसेस का मतलब है कि F की वैल्यू हमें 20 गिवन है। हाउ मैनी वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस होंगे, यानी V आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना इनका रिलेशन जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनता है जिसमें F = E - V + 2 होता है, यानी फेसेस = एजेस माइनस वर्टिसेस + 2। तो हमारे पास F की वैल्यू है यहाँ पे 20, वो पुट कर दें। E की भी वैल्यू है 30 माइनस V तो हमने फाइंड करना है +2। तो 30 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 32, ये -V इधर आके प्लस हो जाएगा और ये +20 वहाँ जाके 32 में से माइनस हो जाएगा। तो V = 32 - 20, तो आंसर हमारा आ जाता है 12। उसके बाद है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बाइट्स बी चूजन इफ़ द फर्स्ट लेटर मस्ट बी B। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक तरह से आपसे पूछी गई है। तो बाइट्स के अंदर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 नंबर हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि B की पोजीशन फिक्स कर दी है, B को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है B वो फिक्स कर दिया हमने। तो पीछे कितने बच गए 5 में से? 4। तो इन 4 को ऑर्डर चेंज करते करते आपने जो है डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। तो 4 में से हमने यूज़ कितने करने हैं एट अ टाइम?
3 करने हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो 4p3 होगी, और उसको आप p ऑफ 4 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों नोटेशंस ठीक हैं। तो ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे मैं आपको फार्मूलाज भी बताती चल दूँ। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना NPR, उसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। यानी अगर आपके पास जैसे यहाँ पे 4p3 है तो n की वैल्यू 4 है तो ऊपर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे n माइनस r का मतलब है कि 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। फैक्टोरियल क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, काफ़ी चीज़ें वैसे मैं डिटेल में चली जाती हूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ना ईच एंड एवरीथिंग बताऊँ। आज भी मैं बिल्कुल इस तरह से आपको ये पेपर सॉल्व करवा रही हूँ कि जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता। ठीक है, इसी तरह से मेरे ख्याल से अच्छी समझ भी आएगी। तो अगर कुछ लोगों को जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि ये चीज़ें क्या हैं, तो उनके लिए सॉरी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा होगा। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी कि आपको मैं बेसिक्स बातें भी यहाँ पे बता रही हूँ सारी। वो मुझे ना एक वो कहते हैं ना कि इंटरनल पीस फील नहीं होता जब तक मैं डिटेल में जाके सारी चीज़ें ना समझा दूँ। तो फैक्टोरियल की बात कर रहे थे हम। फैक्टोरियल क्या होता है कि जब आप जैसे 4 का फैक्टोरियल खोलना है ना, तो 4 और उससे पीछे वाले सारे नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 1 ज़ार 24। और ये डॉट का मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। इसी तरह से आपने अगर 3 का फैक्टोरियल लेना है तो 3 और उससे पीछे वाले सारे नंबर्स आपने मल्टीप्लाई कर देने होते हैं। 10 का फैक्टोरियल लेना है तो 10 और उससे पीछे वाले सारे नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना है आपने। तो इससे हम कहते हैं फैक्टोरियल। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज, 0 फैक्टोरियल हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये अनडिफाइंड नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स इसको अनडिफाइंड कह देते हैं या कैन नॉट बी डिटरमिन कह देते हैं। तो 0 फैक्टोरियल जो है ना, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड परमोटेशन। अच्छा, आप यहाँ पे ना 2 मेन चीज़ें पढ़ते हैं, एक परमोटेशन और दूसरी होती है कॉम्बिनेशन। तो परमोटेशन वो होता है जिसके अंदर ऑर्डर जो है ना वो मैटर करता है। कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब इसको भी हम इस तरह से NPR लिखते हैं, इसको हम NCR लिखते हैं। फॉर्मूला इसका मैंने अभी आपको बताया, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, सेम जैसा इसका है। लेकिन क्या फ़र्क होता है, r का अलग से भी फैक्टोरियल आता है, यानी जो नीचे वैल्यू होती है ना उसका अलग से भी फैक्टोरियल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे इसकी दे सकते हैं, देखें जैसे परमोटेशन के अंदर हमें 3 लेटर दिए हुए हैं 1 2 3, कहते हैं इनको अरेंज करें। ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज करते जाएं तो नया नंबर बनता जाएगा ना। 1 2 3 एक नया नंबर है, 3 2 1 करें नया नंबर बन जाएगा, 1 3 2 करें अलग नंबर बन जाएगा, 2 3 1 करें अलग नंबर यानी आप जितना इसका ऑर्डर चेंज करेंगे नंबर नया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर चेंज करने से नंबर चेंज हो जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन की एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि क्रिकेट टीम है आपके पास एक, और आपके पास 11 प्लेयर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 11 में आप जिसको जिस तरतीब से मर्ज़ी खिलाएं, आप जो फर्स्ट नंबर पे जिसने खेलना था उसकी जगह आप जो है थर्ड वाले को खिला लेते हैं और फर्स्ट को थर्ड की जगह खिला लेते हैं, तो उनका ऑर्डर चेंज करने से आपकी टीम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तो उन्हीं लोगों की टीम रहेगी सेम। ठीक है, तो टीम सेम रहेगी अगर आप ऑर्डर चेंज कर भी दें। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये कॉम्बिनेशन की एग्जाम्पल होगी। लेकिन यहाँ ऑर्डर जैसे मैटर कर रहा है तो ये परमुटेशन की एग्जाम्पल है। Among 200 people, 150 either swim or jog or both. If 85 swim and 60 swim and jog, how many jog? यानी 200 लोग हैं जिनमें से 150 वो हैं या तो स्विमिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, 85 वो हैं जो सिर्फ स्विमिंग करते हैं, 60 वो हैं जो स्विमिंग एंड जॉगिंग दोनों करते हैं, और जॉगिंग कितने करते हैं ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 200 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि n ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे टोटल हैं उसको हम n ऑफ u कह देते हैं 200। ठीक है, जो स्विम करने वाले हैं उनको हम n ऑफ s कह देते हैं, स्विम s से लिख देते हैं 85। जॉगिंग करने वाले को हम n ऑफ j कह देते हैं, जो हमने फाइंड करने हैं। स्विम एंड जॉग, एंड जो होता है ना उसके लिए हम यूनियन यूज़ करते, सॉरी इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, और जो और होता है उसके लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्विम और जॉग है, यानी स्विम और जॉग
इनकी स्ट्रेंथ हमें दी हुई है 150 और एंड के अंदर हमें यानी स्विम एंड जॉग इसकी स्ट्रेंथ हमें गिवन है 60। तो ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपने फाइंड करना है एन ऑफ जे। ठीक हो गया। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपके सामने लिखने लगी हूँ कि अगर आपके पास एस यूनियन जे हो, ठीक है, यानी दो सेट्स का यूनियन हो और हो, तो वो इक्वल होता है एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ जे, और उसमें से आप माइनस कर देते हैं एन ऑफ एस इंटरसेक्शन जे को। ये माइनस क्यों करते हैं? अगर ये ओवरलैपिंग सेट्स हों, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है ना, यानी जो स्विमिंग और जॉगिंग वाले हैं वो दोनों सेम जा रहे हैं, ठीक है, तो ओवरलैपिंग है ये। यहाँ पे एस यूनियन जे इज इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ जे इज माइनस एन एस इंटरसेक्शन जे। तो एन ऑफ एस यहाँ पे हमें दिया हुआ है जी 85 प्लस एन ऑफ जे तो हमने फाइंड करना है और माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन जे हमें 60 दिया हुआ है और यूनियन वाला हमें 150 दिया हुआ है। इसमें से अब जब आप ये माइनस करते हैं ना तो ये इक्वल आ जाता है प्लस 25 के। 25 वहाँ जाके माइनस होगा तो एन ऑफ जे हमारे पास आ जाएगा 125। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट बन रही है। उसके बाद है इफ़ अ ग्राफ इज़ अ ट्री, अगर ग्राफ एक ट्री हो देन इट हैज़ ओनली वन स्पैनिंग ट्री। ये MCQ पूछा जाता है अक्सर कि एक ग्राफ अगर ट्री है तो उसके कितने स्पैनिंग ट्री होंगे? उसका सिर्फ एक स्पैनिंग ट्री होगा, ठीक है, और वो खुद ही होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि उसका स्पैनिंग ट्री कौन सा होता है, वो खुद ही उसका स्पैनिंग ट्री होता है। यूलर फार्मूला फॉर ग्राफ, अभी जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू E माइनस V प्लस 2, इसे हम क्या कहते हैं? यूलर्स फार्मूला कहते हैं। द गिवन ग्राफ इज, ये जो अब आगे ग्राफ आपको दिया गया है ये कौन सा ग्राफ है? क्या ये सिंपल ग्राफ है, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है, क्या ये बाई पार्टाइट है, या ये ए और बी दोनों हैं, या ए और सी दोनों हैं? तो ये जो है ये एक सिंपल ग्राफ है। क्यों सिंपल ग्राफ है? देखें जी, जो सिंपल ग्राफ होता है ना उसके अंदर कोई लूप नहीं होता। तो आपको इसके अंदर कोई लूप नज़र नहीं आ रहा है ना। लूप का मतलब है जैसे 3 है ना, इसका 3 के साथ ही एक कॉम्बिनेशन बना होता है, या 5 का तो कोई एक लूप होना चाहिए था, तो कोई लूप नहीं है, इसका मतलब है ये क्या होगा? सिंपल ग्राफ होगा, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें ना कोई भी वर्टेक्स उसका दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना हो। जैसे यहाँ पे V1 का कॉम्बिनेशन V2 के साथ तो है, V5 के साथ भी है, लेकिन V3 के साथ नहीं है और V4 के साथ भी नहीं है, तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं हो सकता। कंप्लीट वो होता है जिसमें हर वर्टेक्स का दूसरे हर वर्टेक्स के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद बाईपार्टाइट क्या होता है? जिसमें वर्टिसेस ऑफ ए जो हैं वो कनेक्टेड नहीं होते आपस में और बी के आपस में कनेक्टेड नहीं होते। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक ये 3 वर्टिसेस हैं जिन्हें हम ए के वर्टिसेस कह देते हैं, x1 x2 x3। इसी तरह से 3 वर्टिसेस हैं आपके पास बी के जिन्हें हम y1 y2 y3 कह देते हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ कनेक्ट हो सकता है, यानी इस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में, लेकिन ये आपस में कनेक्ट ना हो। ए के बी के साथ तो हैं लेकिन ए का ए के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से x2 का x3 के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इधर से तो कनेक्ट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ से इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना तो ऊपर वाले तो आपस में हैं, यानी इनका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये बाई पार्टाइट भी नहीं हो सकता। तो सिंपल ग्राफ होगा क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर कोई लूप नहीं होता। उसके बाद है एन इंटीजर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 फॉर सम इंटीजर k। अगर n एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो ना, k ऑड है या इवन है, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हमेशा इवन नंबर बनेगा। आप ये ट्राई भी करके देख सकते हैं, किसी भी नंबर को, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो इवन नंबर बन जाता है। और इवन में जब 1 ऐड होता है तो वो ऑड बनता है। जैसे 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है। आप इनमें 1 जब ऐड करेंगे ना तो इन सब के आंसर ऑड नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होकर उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा ऑड ही आएगा आपका, दैट इज़ ट्रू। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यानी यहाँ पे डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन द इवेंट्स ए आर बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर वो इंडिपेंडेंट है ना तो उनके अंदर डॉट प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं आती तो फिर वो क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंट हो जाते हैं।
उसके बाद एक और पेपर है यहाँ पे हमारे पास, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया आपका। इसके बाद आप लोग पार्ट 2 जाके देखें, उसमें मैं ये नेक्स्ट आपका एक और जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ये सॉल्व करने वाली हूँ।